साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और देख देख लीजिए आपको कितनी चीज आती है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड का अन्य नाम नहीं है? प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति अवस्था, गिरोह से पहले आयु, या फिर गिरोह आयु या दल आयु। बताओ सही आंसर क्या होगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपके चाइल्डहुड या आपके एडोलसेंस से पूछा जाता है, इनके नाम से संबंधित। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। बताइए सही आंसर। देखते आज कौन सिकंदर बनेगा आज की क्लास में, कौन पूरे जवाब देगा और पूरे नहीं देगा कौन टॉप करेगा। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर कौन टॉप करेगा, और टॉप करने के साथ साथ ये वीडियो में आपको कंफर्म कह रहा हूं 20+ नंबर दिला देगी आपके पेपर के एग्जाम में। और जिनकी तैयारी पहले से हो रखी है 25+ का स्कोर वो लोग प्लस सीडीपी के अंदर करने वाले अपने सीटेट के होने वाले एग्जाम में। तो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है सीडीपी की। ठीक है, इसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीडीपी के अंदर से। देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। जैसे मैं अगर आपकी बात करूं चाइल्डहुड यानी कि आपका बाल्यकाल, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 6 साल से लेके 12 साल तक की अवस्था। अब देखो 6 साल का बच्चा स्कूल में एंट्री लेता है तो एलिमेंट्री स्कूल एज, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था इसको बोला जाता है। ठीक है, स्मार्ट एज इसको बोला जाता है। अब देखो 6 साल से लेके 12 साल तक का बच्चे के दाढ़ी मूछ तो आती नहीं है चेहरे पे, तो बड़ा क्यूट और स्मार्ट लगता है, तो इसलिए उसको स्मार्ट एज बोलते हैं। तीसरा गैंग एज इसको बोला जाता है, जो इसका नाम है। इसके बाकी के तीन नाम तो हो गए, बाकी के नाम मैं आपको लिख देता हूं, इनको भी आप लिख लो क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। इसको खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। खेलों की अवस्था किसको कहा जाता है? बाल्य अवस्था को। ठीक है, और खिलौने की अवस्था किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है शेषावस्था को। कंफ्यूज मत हो जाना, खिलौनों की अवस्था शेषावस्था और खेलों की अवस्था बाल्यावस्था। उसके अलावा इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था कैसे कहा जाता है? देखो 6 साल से लेकर जो 12 साल तक का बच्चा होता है उसको गंदगी में बड़ा मजा आता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में से आ रहा है, रास्ते में कोई गड्ढा मिल गया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो इसके अंदर कूद जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा मेरे कपड़े गंदे हो रहे, बैग गंदे हो रहे, लेकिन वो कूद जाएगा। इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है बाल्यकाल को, यह आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा तार्किक चिंतन की अवस्था यह भी कहा जाता है आपका बाल्यावस्था को। देखो इसके जितने भी नाम थे जो जो आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए या पूछे जाएंगे वो सभी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। ये आपका कंफर्म मान के चलिए आपका एडोलसेंस या चाइल्डहुड से 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि व्यवहार का स्वयंगात्मक पहलू, इमोशनल एस्पेक्ट पूछा है आपका। निम्न में से कौन से किससे संबंधित है बताना है। सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से यानी जो कॉग्निटिव डोमेन होता है लर्निंग का उससे, सीखने के भावात्मक पक्ष से अफेक्टिव डोमेन से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से यानी कि कोनेटिव डोमेन से। कोनेटिव डोमेन को बेसिकली साइकोमोटर डोमेन बोला जाता है, इसका दूसरा नाम ये भी है। ठीक है, उसके अलावा सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका। जी यूट्यूब पर सर्च मारिए सीटेट मैराथन करके सर्च मारिए और उसके बाद मैराथन के बाद सीधा मेरा नाम लिख देना सचिन, आपको मेरी सारी मैराथन क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए मैं बार बार नहीं कहता कि वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, सिर्फ एक ही बार में स्टार्टिंग में बोलता हूं, वो भी इसलिए बोलता हूं कि चलो बोल देते हैं ताकि बच्चों को याद हो जाए, वरना वीडियो को मैं कभी नहीं कहता। तो अपनी मर्जी से आप लोग लाइक कर दिया करो। चलिए क्वेश्चन इसका जो आंसर से हो जाएगा वो जाएगा इसमें आपका भाई। देखो इसमें पूछा है स्वयंगात्मक पहलू, इमोशनल एस्पेक्ट, ये होता है आपका अफेक्टिव डोमेन से। अगर आपने पढ़ी होगी, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया। तो इन्होंने कितने पक्ष बताए थे? इन्होंने बताए थे 3 पक्ष बताए थे। पहला बताया था आपका कॉग्निटिव डोमेन, सीखने का संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा बताया था इन्होंने अफेक्टिव यानी सीखने का भावात्मक पक्ष। और तीसरा बताया था इन्होंने कोनेटिव डोमेन यानी क्रियात्मक पक्ष, जिसको साइकोमोटर डोमेन भी बोल देते हैं। तो सीखने का स्वयंगात्मक पहलू होता है आपका अफेक्टिव डोमेन से। ठीक है, समझ गए। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको यह दिया हुआ था सीटेट के एग्जाम में कि व्यवहार का करना, ये तो आपका स्वयंगात्मक पहलू था, व्यवहार का करना निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए करना हो जाएगा आपका क्रियात्मक पक्ष से, आंसर तब हो जाता है आपका तीसरा। ये 2 क्वेश्चन आपके बेसिकली पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं आपके अगले टाइप के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी आपका हमेशा पूछा जाता है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। इनको लिख लेना, ये थ्योरी आपके सीटेट में हमेशा ही पूछी जाती है, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। ठीक है,
तो इसमें पूछा है एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, वो आपको बताना है। अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक या फिर इंट्रापर्सनल। बताओ सही आंसर क्या होगा। थैंक यू एसपी वर्मा जी। जी कितनी बुद्धि बताई थी हावर्ड गार्डनर ने? शुरू में बताई थी 7, फिर एक और जोड़ दी थी, कितनी हो गई 8, फिर एक और जोड़ दी 9। अगर तीनों एक साथ दिख जाए, 2 दिख जाए तो 8 के साथ चले जाना, आपके एनसीईआरटी में 8 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए, तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए किसकी जरूरत होगी? आपकी गतिक बुद्धि की, ठीक है, कैनेस्थेटिक की। इसके अंदर क्या होता है? ये होती है आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि, जो शरीर को गति देती है। ये किस किस के अंदर पाई जाती है? एयरफोर्स पायलट के अंदर पाई जाएगी। और लिख लो नाम जो आपके एग्जाम में पूछे गए, एथलीट के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। उसके अलावा डांसर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, आपकी गतिक बुद्धि, ठीक है। इन सभी के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। उसके अलावा ये वाली बुद्धि देखो आप, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। अब इन दोनों को ध्यान से सुनना। इंटरपर्सनल होता है जब कोई आदमी दूसरों के साथ बड़े अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, नेता। जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, नेता लोग होते हैं, तो दूसरों की मनोभाव को, दूसरे की दशा को बहुत इजीली समझ जाते हैं और बहुत ही जल्दी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जनता की नस पकड़ लेते हैं कि कौन सा मुद्दा उठाया जाए ताकि हमको वोट मिल जाए। तो हो जाता है आपके इंट्रापर्सनल। नेताओं में सबसे ज्यादा होती है बुद्धि। इंट्रापर्सनल वो लोग होते हैं जो खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके जैसे आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो आपके इंट्रापर्सनल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन सी बच्ची आपकी? लिंग्विस्टिक बच्ची, ठीक है, भाषिक बच्ची, शाब्दिक भाषाई बुद्धि बच्ची। इसमें क्या होता है? इसमें शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है, शाब्दिक भाषा बुद्धि, इनके अंदर क्या बताया मैंने अभी? शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। जैसे जो कवि होता है, देखो उनके अंदर शब्द और भाषा का कितना बढ़िया ज्ञान मिलेगा। वकील के अंदर बहुत बढ़िया ज्ञान मिलेगा, ठीक है, बहस करवा लो कितनी भी। पत्रकार के अंदर मिलेगा, जो आप टीवी पर देखते हो ना, जो भी न्यूज एंकर पत्रकार देखते हो, उनके अंदर ये वाली बुद्धि सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो देखो हावर्ड गार्डनर की ये चारों बुद्धि मैंने करा दी, ये चारों ही महत्वपूर्ण है। बाकी की जो बुद्धि है उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, वो देख लेना। बाकी महत्वपूर्ण आपकी ये चारों ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं आपके अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को, यानी जो उसकी परफॉर्मेंस का करंट लेवल होता है, उसको सहयोग या सपोर्ट द्वारा विस्तारित करता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। पहला खोजपूर्ण अधिगम, दूसरा समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, तीसरा स्कैफोल्डिंग यानी पार्ट या ढांचा, फोर्थ अंत्य व्यक्ति निष्ठता। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था, लिख लो आप लोग चाहे तो, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या बात बताई थी कि जो बच्चा सीखता है ना, वो अपने समाज और संस्कृति से सीखता है, यानी समाज के साथ इंटरेक्ट करके बच्चा सीख जाता है। जैसे मैं और आप लोग भी हुए जो वीडियो देख रहे हो, हम लोग चीजें कहां से सीखे? अपने समाज से सीखे ना। समाज के अंदर कौन आता है? हमारे घर वाले आ जाते हैं, हमारा स्कूल आता है, हमारे पास पड़ोस वाले आ जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो उन्हीं से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की कहते थे। तो इन्होंने कहा है अगर बच्चे के करंट इसकी परफॉर्मेंस को, जो करंट लेवल है उसको सपोर्ट द्वारा विस्तारित करा जाए, उसको कह देते हैं भाई आपका स्कैफोल्डिंग यानी पार्ट या ढांचा। जैसे एग्जांपल देता हूं, जब हम छोटे से थे तो सभी ने साइकिल चलाना सीखा था, तो साइकिल चलाना आता नहीं था तो कौन सपोर्ट देता था? हमारे मम्मी और पापा सपोर्ट देते थे ताकि हम लोग साइकिल सीख जाए, गिर ना जाए। या हमारे जो बहन भाई होते थे वो सपोर्ट देते थे। तो जो टेम्परेरी सपोर्ट होता है, क्या होता है? जो टेम्परेरी सपोर्ट या जो टेम्परेरी गाइडेंस होती है उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, पार्ट यानी ढांचा। आंसर हो जाएगा इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। उसके अलावा जो ये टेम्परेरी सपोर्ट देता है उसको बोला जाता है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। जो ये सपोर्ट देते हैं टेम्परेरी सपोर्ट, इसके अंदर कौन हो गए? मम्मी पापा हो गए, बहन भाई हो गए, आपका टीचर हो गया, मैं यानी मैं भी खुद हूं, मतलब सचिन आपका आपके लिए एमकेओ, मैं भी तो आपको टेम्परेरी सपोर्ट दे रहा हूं ना, ताकि आपका एग्जाम पास हो जाए और बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। दोनों टर्म हो गई आपकी, एमकेओ हो गई, आपकी स्कैफोल्डिंग हो गई। उसके अलावा एक टर्म बच्ची आपकी जेडपीडी। इसको देख लो, जेडपीडी क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जेडपीडी बोला जाता है, इसको मैं फिगर के माध्यम से समझा देता हूं। जेडपीडी बोला जाता है वास्तविक विकास, इसको चाहे तो आप लिख लो, वास्तविक विकास और जो संभावित विकास होता है,
इन दोनों के अंतर को, इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है जेडपीडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल ले लो, यही देता हूं मैं आपको, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मान लीजिए सीटेट में तो पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, लेकिन वास्तविक विकास कितना हो रहा है, वास्तविक विकास 80 नंबर तक हो रहा है सिर्फ, ठीक है, 80 तक हो जाते, 81 तक हो जाते, बच्चा इतना स्कोर करता है, और संभावित कितना लेकर चलते हैं, 120 का। लेकिन जब इसको सपोर्ट दिया जाता है, टेम्पररी सपोर्ट किसी तरीके का, इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो ये 90 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो जो संभावित हो गया 120 और जो वास्तविक हो गया 80, इसके बीच का जो अंतर है इसको कहा जाता है जेडपीडी। तो फ्रेंड्स देखिए, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने आपको समझा दी, ये आपका सारा कंसेप्ट हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। कौन नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया वो आपको बताना है। पहला, नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरलिटी, दूसरा कन्वेंशनल लेवल, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, फोर्थ अनकन्वेंशनल लेवल। बताओ सही आंसर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका। मैराथन क्लास आधे सब्जेक्ट की मैं दे चुका हूं, बाकी की जो आएगी उनको मैं जल्दी दे दूंगा, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए आप लोग, 31 तारीख तक मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूं, जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता, आपके डीजी लॉकर में नहीं आएगा, ठीक है। डीजी एक बार क्रैक करो एग्जाम, उसके बाद आगे की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। सीटेट को इतना ज्यादा सीरियस मत लो। देखिए, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरलिटी। इस वाले लेवल में के अंदर क्या होता है, जो नैतिकता होती है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होती है, सोसाइटी पर बेस होती है। यही तो कहा है ना कि जिसमें व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप मानता है, यानी इसमें नैतिकता समाज के अकॉर्डिंग होगी। अगर समाज ने कह दिया ये चीज सही है तो सही है, समाज ने कह दिया ये वाली चीज गलत है तो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। कोलबर्ग ने कौन सा विकास दिया था, कोलबर्ग ने विकास दिया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, जिसमें बताई थी इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है।